स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने विश्व के सामान्य परिचय को देखा था और उसके बाद में पृथ्वी के निर्माण को देखा था और जिस तरीके से पेंजिया के टूटने से 7 बड़े महाद्वीपों का निर्माण हुआ और 4 महासागरों का, उसको भी देखा था। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपको लोकेशन में दिखाई दे रहा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। ठीक है, तो जो ऊपर ऊपर के जो भाग थे आपको पता है ये किसके भाग थे? अंगारा लैंड के। और जो नीचे का जो हिस्सा रह गया था वह भाग था गोंडवाना लैंड का। और ये जो है इंडियन प्लेट बोलते हैं, यह भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जिसे हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद में ये देखिए ग्लोब पर, ये इनकी स्थिति इस तरीके से है ग्लोब पर। ठीक है, तो अब इनका जो हम कर्म देखते हैं, जो महाद्वीप और महासागर। देखिए दोस्तों, 7 बड़े महाद्वीप जिनका क्षेत्रफल के हिसाब से जो कर्म है वो यह है। जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ये इनका क्षेत्रफल के हिसाब से कर्म है। और इस तरीके से जो हमारा पेंजिया के जो 2 भागों में टूटने से इन 7 महाद्वीपों का जो 7 महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ है वो इस प्रकार है, जिसमें से एक नंबर ये हो गया। अब देखते हैं हमारे महासागर, जिसमें महासागर जो पैंथालासा जो पानी भर गया था उसके अवशेष हैं, जिसमें से सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर का अटलांटिक महासागर है और तीसरे नंबर का हिंद महासागर है, चौथे नंबर का हमारा आर्कटिक महासागर है। देखते हैं इनकी लोकेशन कहाँ है। जिस तरीके से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो जो पश्चिमी भाग में ये जो भाग है, आपको जो यहाँ पर पानी है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के जो मध्य एस आकार का इस तरीके से जो महासागर फैला हुआ है, इस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, और इससे ऊपर का जो महासागर है इसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर। और जो हमारे भारत के जो दोनों तरफ या जो एशिया महाद्वीप है उसके नीचे और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, ये इनका कर्म है जो कि क्षेत्रफल में है, ये भी इनका क्षेत्रफल में। ठीक है, और अब इनका जो महासागर जो महाद्वीप है 7 बड़े, उनका हम जनसंख्या के हिसाब से क्रम देखते हैं। सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से हमारा जो आएगा वह है ये एशिया महाद्वीप, जो कि जनसंख्या में भी सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है। दूसरा महाद्वीप आएगा अफ्रीका, और जो तीसरा महाद्वीप आएगा ये 3 नंबर का महाद्वीप जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो तीसरे नंबर का यूरोप, चौथे नंबर का फिर उत्तरी अमेरिका और फिर 5वें नंबर का आएगा दक्षिणी अमेरिका और छठे नंबर पे आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, जो हम 7 नंबर इसको नहीं देंगे जनसंख्या के, क्योंकि जो अंटार्कटिका है वह जन शून्य क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जनसंख्या या कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारा ये जो महासागर महाद्वीप है बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए कोई व्यक्ति यहाँ जीवित नहीं रह सकता। ठीक है दोस्तों, ये है। और अब जो इनका जो बंटवारा है, जो हम अक्षांश व देशांतर के हिसाब से करते हैं। जैसे ग्लोब पर ये जो अक्षांश है, इस तरीके से अक्षांश 0 डिग्री और इस तरीके से एक अक्षांश जो कि 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसको समझते हैं हम अक्षांश व देशांतर क्या होते हैं, इनकी स्थिति और इनका विस्तार। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं अक्षांश व देशांतर। ठीक है, कि कौन सी अक्षांश रेखाएं होती हैं, कौन सी देशांतर रेखाएं होती हैं। अगर आप इनको कहीं जमीन पर या कहीं किसी जगह पर ढूंढने चले जाओगे तो आपको यह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यह रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो कि ग्लोब पर आडी और सीधी रेखाएं खींची गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो रेखाएं सीधी रेखाएं खींची जाती है ग्लोब पर, उन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इस तरीके से देख लीजिए।
और जो रेखाएं इस तरीके से आडी रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं वह होती हैं जो ग्लोब पर आडी इस तरीके से खींची जाती हैं और देशांतर जो है इस तरीके से खींचे जाते हैं। यह है ग्लोब की स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या है। ठीक है, तो जो एक हमारी जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा जिसको नाम है, ठीक है, या भूमध्य रेखा जिसका नाम है, वह एक अक्षांश रेखा है। ठीक है, अक्षांश रेखा है, इस तरीके से ये 0 डिग्री है। इसके ऊपर भी 90 अक्षांश रेखाएं, क्योंकि इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ती हुई यहां तक ध्रुव, इसे बोलते हैं ध्रुव, जो दक्षिण और उत्तर दोनों में ध्रुव पाए जाते हैं। ठीक है, तो 90 ही ऊपर रेखाएं हैं, 90 ही नीचे रेखाएं हैं। टोटल 90 प्लस 90 180, और एक जो रेखा 0 है जिसे विषुवत बोलते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं तो अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाती हैं? 181। यह जो रेखाएं इस तरीके से पूरे एक वृत्त का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो 90 प्लस 90 181। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 181। ठीक है, जो कि अक्षांश वृत्त भी है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो रेखाएं कितनी हैं, इसमें आपको जो ये ध्रुवों पर है, यह एक रेखा न होकर एक बिंदु के रूप में ऊपर व नीचे इस तरीके से ये हमें दिखाई देता है, तो इसलिए रेखाएं ये नहीं है। तो इन दोनों में से एक करके हम माइनस कर देंगे, तो जो अक्षांश रेखाएं बचेंगी वो 179 होगी। ठीक है, तो ये होगा हमारा अक्षांश रेखाएं 179 और अक्षांश वृत्त या कुल अक्षांशों की संख्या 181। ठीक है, अब देखिए जो दो अक्षांश, ये देखिए इन दोनों के जो बीच में ये दूरी होती है, यह दूरी होती है, यह 111 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल हमेशा के लिए हर अक्षांश के मध्य फिक्स होती है। यह ना तो कम ना ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, और यह जो दूरी होती है, इसलिए ये दूरी है जो अक्षांश काम, इसीलिए इनका उपयोग है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाने के लिए दूरी कितने अक्षांशों की, इसी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो इनके बीच में जो स्थान है, इस स्थान को क्या कहते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इन्हें बोलते हैं कटिबंध। ठीक है, तो ये हमारा अक्षांश कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं देशांतर। देखिए देशांतर जो है, जो पृथ्वी के जो बिल्कुल बीचों बीच में जो खड़ी रेखा है, उसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे ही हम नाम दिया जाता है GMT, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, जो ग्रीनविच रेखा यानी कि 0 डिग्री के पूर्व में और पश्चिम में, पूर्व में भी 180 और इधर भी 180, तो 100 दोनों को जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाती हैं? 360। फिर यह 0 को इसमें नहीं लेते हैं, क्योंकि जब 180 व 180 दोनों इस तरीके से जब ग्लोब पर खींची जाती है, तो 180 को हम 2 बार काउंट कर लेते हैं, इसलिए टोटल देशांतरों की जो रेखाएं हैं कितने हो जाती हैं? 360। जो दो देशांतरों के बीच में जो दूरी होती है वह होती है 111.32, जो कि अधिकतम दूरी है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, क्योंकि जो देशांतर हैं उनके बीच में जो दूरी है वह कभी भी फिक्स नहीं होती, क्योंकि जो आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर इनमें गैप ज्यादा है, और जैसे ये ध्रुवों की ओर जाती हैं तो ये आपको मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए एक दूसरे को ध्रुवों पर ये काट देती हैं। तो इनके बीच की जो दूरी है ध्रुवों पर यह न्यूनतम हो जाती है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि देशांतर के अंदर अधिकतम दूरी कितनी होगी, तो आपका आंसर आएगा भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर। और अगर पूछे कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा कि सर ये ध्रुवों पर जो है 0 किलोमीटर होती है, क्योंकि एक दूसरे को काटती हैं और मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और जो इनके जो बीच का जो स्थान है जो देशांतरों के, उन्हें कहते हैं गोर। ठीक है, और जब एक से दूसरे देशांतर को पार करने में सूर्य का जो समय लगता है वह लगता है 4 मिनट। ठीक है दोस्तों, 4 मिनट लगता है। उसी प्रकार जैसे पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं, तो 360 है। अगर हम 360 इंटू 4 करते हैं तो मिनट आते हैं 1440 मिनट।
यानी कि सूर्य को हम सूर्य अगर पूरी पृथ्वी के जब चक्कर लगाएगा तो उसे 1440 मिनट लगेंगे। 1440 मिनट को अगर हम घंटों में परिवर्तित करते हैं 60 से इसे डिवाइड करके तो आता है 24 घंटे। यानी कि 24 घंटे में सूर्य जो है पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा देता है, जिससे दिन व रात होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे अक्षांश और देशांतरों की जो संख्या है वह अपने को याद रखनी है। इनके बीच के जो स्थान है वह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अब जो इनकी अक्षांशों व देशांतरों की स्थिति, कुछ महाद्वीप से कितनी अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, कितना समय लगता है, वह हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अक्षांश व देशांतर के बारे में जो भी कुछ क्वेरीज है कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो धन्यवाद। आप